नमस्कार साथियों, विद्याधाम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ये कंप्यूटर का ये तीसरा लेक्चर है। जिन लोगों ने कंप्यूटर के 2 लेक्चर वो नहीं देखे हैं पीछे वाले वो लेक्चर देख लेंगे। और ये लेखपाल यहाँ पर लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो हम बिना देरी किए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें है आईटी गैजेट एवं उनके एप्लीकेशन। क्या है आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशंस। आईटी गैजेट की हम डिफिनीशन की बात करें तो आईटी गैजेट क्या होते हैं? एक एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं। क्या है ये आईटी गैजेट्स? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टूल हैं जिनका हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनको एकत्र करने, उनको कलेक्ट करने, उनको प्रोसेस्ड करने तथा उन उसको स्टोरेज करने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हम सेंड करने के लिए या फिर हम कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इनका हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए आईटी गैजेट्स का यूज करते हैं। आईटी गैजेट्स की हम करेक्टरिस्टिक के बारे में देखें, विशेषताएं उनकी क्या होती हैं। ये क्या है? वह इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित होते हैं। वह सूचना को क्या करते हैं? तेजी से यहाँ पर बहुत तीव्र गति से यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में डेटा को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। ये संचार को आसान यहाँ पर संचार होगा। क्या होगा? ये कम्युनिकेशन को संचार आसान और त्वरित बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इजी और यहाँ पर जल्दी यहाँ पर कम्युनिकेट हो जाए। ये मानव श्रम और समय की बचत करती हैं। आईटी गैजेट्स क्या हो गया, जैसे हम पहले क्या होते थे कि हमें किसी को मैसेज भेजना होता था तो हम क्या करते थे? पत्र लिखते थे। अभी क्या है? हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, आईटी गैजेट्स के माध्यम से हम सीधा उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर वो ऑनलाइन है तो वहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम वो रियल टाइम में कर पाते हैं, नहीं तो हम वो कोई बाद में देख लेता है। लेकिन पत्र का जो लेटर होता था, फिजिकल लेटर, उससे हम जल्दी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आईटी गैजेट्स के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, प्रिंटर है, स्कैनर है, राउटर है, मॉडेम है, प्रोजेक्टर की बात करें यहाँ पर स्मार्ट वाच, डिजिटल कैमरा, ये सारे यहाँ पर क्या है? आईटी गैजेट्स हैं ये। माउस भी उसमें आ जाता है। आईटी गैजेट्स के यहाँ पर टाइप्स की बात करें, क्या है? आईटी गैजेट्स में टाइप की बात करेंगे। इनपुट, यहाँ पर इनपुट में हमने देखा था कल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ये सारे आ जाते हैं। फिर एक आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या होती है प्रोसेसिंग डिवाइस? जो प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करती हैं। और मेन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस आ जाती है इसमें। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे हैं आउटपुट डिवाइस। और एक स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस, इसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। और क्लाउड स्टोरेज भी आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाते हैं? क्लाउड स्टोरेज। स्टैटिकल स्टोरेज भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्टैटिकल स्टोरेज ड्राइव आ जाती है यहाँ पर। कम्युनिकेशन डिवाइस आ जाती है। कम्युनिकेशन डिवाइस में मोबाइल फोन है, राउटर है, मॉडेम है, नेटवर्क कार्ड है, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। एनआईसी जो होता है। हम बात करते हैं आईटी गैजेट की यूजेस क्या है। हम शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम यूज करते हैं इनका, क्या करते हैं? ई लर्निंग जैसे यहाँ पर आ गया है। ई लर्निंग में हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाते हैं। क्या? ऑनलाइन क्लासेस हो गई यहाँ पर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ई बुक है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं। ई ज्ञान कोश, क्या है? ई ज्ञान कोश। संचार के क्षेत्र में जैसे ईमेल आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ये सारी चीजें यहाँ पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब हैं। चैट ऐप है। हम मनोरंजन के लिए ऐप हैं। हम बात करते हैं व्यवसाय और कार्यालय में इनका हम यूज करते हैं। जिसे डॉक्यूमेंट्स को हम तैयार करने में, डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट में, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। जूम मीटिंग हो गया, जोहो मीटिंग हो गई। जोहो क्या है? जोहो जैसे जिस तरीके से जूम काम करता है वैसे ही जोहो काम करता है। ये इंडिया बेस्ड है। डिजिटल यहाँ पर भुगतान की बात करते हैं। जैसे यूपीआई, हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका। ऑनलाइन यहाँ पर क्या करते हैं? हम कंसल्टेंस लेते हैं। डिजिटल रिपोर्ट बनाने में, टेली मेडिसिन देने में। मनोरंजन के क्षेत्र में ऑनलाइन गेम है, सोशल मीडिया मनोरंजन है, फिल्में, संगीत,
यूट्यूब आ गया, यूट्यूब जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। आईटी गैजेट्स के एडवांटेज क्या हैं? यहाँ पर कार्य की गति तेज होती है, समय और धन की क्या करते हैं, ये बचत करते हैं। संचार आसान और सुलभ होता है। क्या होता है? संचार आसान और सुलभ होता है इसमें। शिक्षा और ज्ञान का विस्तार होता है। डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डेटा को संग्रहित रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। डेटा को संग्रहित, यहाँ पर शिक्षा और ज्ञान का विस्तार होता है इसमें। डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है इसको। आईटी गैजेट्स की यहाँ पर सीमाएं क्या हैं, इनके लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अधिक उपयोग से आंखों और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव हो जाता है। साइबर अपराध और डेटा चोरी का यहाँ पर रहता है यहाँ पर। और क्या यहाँ पर जैसे जिसका मिसयूज जो है यहाँ पर, जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह हो गए, वो बहुत मात्रा में यहाँ पर लोगों तक बहुत जल्दी से प्रसारित किए जाते हैं। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता होती है यहाँ पर। हमने यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखा था, यहाँ पर एक देश था फिनलैंड में, यहाँ पर सारी चीज डिजिटलाइज कर दी गई थी। तो वहां पर देखा गया था तो इनडिसिप्लिन हो गया था, मतलब शिक्षा का हर क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र को डिजिटलाइज कर दिया गया था। पुस्तकें खत्म कर दी गई थी। फिर से उनको क्या करना पड़ा, उनको फिजिकल मोड में लर्निंग पर लौटना पड़ा। क्यों? वहां पर इनडिसिप्लिन हो गया था, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा था, मतलब अलग अलग चीजें उसमें हो रही थी। महंगे उपकरण होने के कारण सभी के लिए ये सुलभ नहीं होते हैं, ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में देखी जाती है कि बहुत ज्यादा ऐसी आबादी है कि वो मिनिमम यहाँ पर अपना खर्च का नीड नहीं, मिनिमम जो बेजेस होते हैं यहाँ पर, मिनिमम क्या होता है, उनके एसेंशियल जैसे रोटी कपड़ा मकान, वही उनके लिए सुलभ नहीं हो पाता है। तो ये आईटी गैजेट्स बहुत दूर की बात हो जाती हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में कहा, नोएडा वाला जो यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, वहाँ पर मजदूरों ने क्या किया कि कंपनी में और यहाँ पर स्ट्राइक किया। फिर वहाँ पर 2 से 3 हज़ार यहाँ पर वृद्धि की जाती है, लेकिन इसमें इतने में होगा क्या उनका? 12 हज़ार रुपये वे नोएडा जैसे शहर में अगर वे पाते हैं अगर महीने का, और उसमें से भी पीए डीए सारे कुछ मतलब उसमें कटते हैं, और उसके बाद इन हैंड उनको सैलरी 8 हज़ार मिल रही है, 4 हज़ार उनका किराया चला गया, तो बचेगा उनके हाथ में क्या? तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं कि ये महंगे उपकरण होने के कारण ये उन वर्कर्स को सुलभ नहीं हो पाएंगे। भविष्य में आईटी गैजेट्स की भूमिका क्या है? यहाँ पर फ्यूचर स्कोप की बात करें तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत अबेंडेंट है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स, ये सारी यहाँ पर आईटी गैजेट्स मानव के जीवन को और सुविधाजनक बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ब्लूटूथ टेक्निक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ इज बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड मेंटेन बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आ जाता है। इट ऑपरेट इन द, कह रहा है कि अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो अनलाइसेंस्ड ये कह रहा है, तो जहां पर ये अनलाइसेंस्ड बोला इसने, ये अनलाइसेंस्ड गीगाहर्ट्ज बैंड कह रहा है। द बैंड विथ रेंज फ्रॉम 1 to 24 MB पर सेकंड हो जाती है इसकी। तो ये सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। तो ये ऑपरेट होता है इन अनलाइसेंस्ड, कह रहा है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ। तो बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें किसी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है ब्लूटूथ वाले में। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीनों के तीनों सही होते आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, आईटी डिवाइस जो है यहाँ पर का मिलान उनकी मूल संरचना प्रौद्योगिकी से कीजिए। वायरलेस ईयरबड्स की बात करें, हम स्मार्ट होम हब की बात करें, जीपीएस ट्रैकर की बात करें, हम एनएफसी टैग की बात करें। तो यहाँ पर जो वायरलेस ईयरबड्स क्या है, ये किस पर काम करता है? यहाँ पर तो वायरलेस ईयरबड में क्या आ जाता है, ये ब्लूटूथ के माध्यम से हम क्या आ जाता है, ये ब्लूटूथ के माध्यम से। स्मार्ट होम हब जो होते हैं यहाँ पर, स्मार्ट होम हब ये वाईफाई, जिगबी, जेड, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा चौथा। जीपीएस किस पर? ये सैटेलाइट बेस पर है, तो ये दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। तो पहला चौथा दूसरा, पहला चौथा दूसरा कहाँ पर है?
तो पहला चौथा दूसरा कहाँ पर है? पहला चौथा दूसरा ये डी वाले में मिल जाता है। कहाँ पर? पहला चौथा दूसरा और ये तीसरा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं, कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेश वाईफाई सिस्टम यहाँ पर बेहतर कवरेज प्रदान करते हैं। मेश वाईफाई यूटिलाइज अ सिंगल नेटवर्क नोड रिड्यूसिंग वाईफाई डेड जोन, यहाँ पर कह रहा है मेश वाईफाई एक एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है। तो ये एकल का ना करके ये मल्टीपल का यूज करता है। किसका? मल्टीपल यूज करता है। मेश वाला ये ऐसे यहाँ पर होता है इस तरीके से। तो इसमें एसर्शन सही हो जाएगा, रीजनिंग क्या हो जाएगा? गलत। एसर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? गलत हो जाता है। शिक्षा में आईटी गैजेट का क्या लाभ है? यहाँ पर डिजिटल लर्निंग को यहाँ पर आसान बनाना इसका काम हो। कौन सा आईटी गैजेट ऑनलाइन मीटिंग में उपयोग होता है? तो इसमें कौन सा होगा? ये वेब कैमरा को यूज करते हैं हम। आईटी गैजेट का सही अर्थ क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित जो टूल्स आ जाते हैं। टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? ई लर्निंग और किसमें किया जाएगा? यहाँ पर इंटरनेट में। किसमें? ई लर्निंग और इंटरनेट में। फिर अब यहाँ पर आ जाता है ईमेल बनाना, या पर ईमेल आईडी एंड इट्स यूज। क्या हो जाती है? ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्या? कुछ इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर। जैसे हमारी आईडी जो यहाँ पर है जिससे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, SN तिवारी। क्या लिखा है? SN तिवारी, SN तिवारी 8115 और क्या है @gmail.com। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर। तो इसको क्या कहा जाता है? जो ये @ से पहले होता है इसको हम यूजर नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर नेम। और ये क्या होता है? साइन होती है। क्या होता है? ये साइन है। और इधर वाला ये क्या है? ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है? ये डोमेन नेम होता है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द ईमेल सर्विसेज, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो यहाँ पर होता है। ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। जो ईमेल के पूरा यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोगों के बीच संदेश का आदान प्रदान करने की एक विधि है। इसको कब यहाँ पर डिस्कवर किया गया? तो ये डिस्कवर किया गया 1971 में अमेरिकी प्रोग्रामर रे टैमिल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? रे टैमिल्सन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहला ईमेल क्या बनाया था? यहाँ पर QWERTYUIOP से बनाया था। ये इन्होंने ऐसा भेजा और @ चिन्ह का उपयोग शुरू किया। यहाँ पर ये अपरा नेट पर विकसित हुआ जो आधुनिक इंटरनेट का आधार बना है यहाँ पर। तो ये सबसे पहला इस तरीके से यहाँ पर अपर केस में इन्होंने बनाया था। ईमेल मैसेज की संरचना, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल मैसेज क्या होता है? तो ईमेल मैसेज बाइनरी डेटा से बनता है। किस डेटा से? बाइनरी डेटा से ये बनता है, जो कि प्रायः ASCII जो यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। ईमेल मैसेज के यहाँ पर कितने प्रकार हैं? यहाँ पर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस पर आधारित होता है। ईमेल मैसेज के यहाँ पर कितने पार्ट हैं? तो 5 पार्ट हैं। ईमेल एड्रेस हो जाता है, हेडर हो जाता है, बॉडी हो जाती है। क्या हो जाती है? बॉडी। और क्या हो जाता है? यहाँ पर सिग्नेचर, जो कि वैकल्पिक होता है। अटैचमेंट की बात करें, ये भी क्या होता है? वैकल्पिक होता है। तो ईमेल में यहाँ पर टू, जैसे ये क्या है? ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर क्या होता है? ये टू वाला है। यहाँ पर क्या है? ये टू। तो यहाँ पर क्या होता है? जिसे हम भेज रहे होते हैं। और कार्बन कॉपी और ये सब क्या है? ये सब हेडर का पार्ट है। ये क्या है? हेडर का पार्ट है। हेडर क्या है? हेडर। फिर बॉडी में हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सब्जेक्ट कहाँ पर आता है? ये सब्जेक्ट के बारे में हम
हेडर में ही लिखते हैं। जो कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी यहाँ पर दिखाई देता है ये चीजें, लेकिन ब्लैक कार्बन कॉपी जो होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो दिखाई नहीं देती है। जैसे सिग्नेचर यहाँ पर कर दें, ये सारी चीजें। ईमेल मैसेज के मुख्य भाग तो हमने देख लिया, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और डोमेन नेम हो जाते हैं। अब यहाँ पर डोमेन नेम और हम विवरण की बात करें तो जैसे hotmail.com, तो ये सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में इसको डेवलप किया था। yahoo.com की बात करें तो यहाँ पर 1994 में जेरी यंग और डेविड फिलो ने किया था इसकी स्थापना। याहू मेल को 1997 में यहाँ पर लॉन्च किया गया। डेवलप कब किया गया? 1994 में। gmail.com की बात करें तो यहाँ पर जिसे इसे कब, ये गूगल के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क ईमेल सेवा है, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। जीमेल में 15 जीबी का यहाँ पर क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि कितने जीबी का यहाँ पर स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर होता है ये 15 जीबी का फ्री स्टोरेज स्पेस मिलता है। स्पैम फिल्टरिंग की सुविधा होती है। इंटीग्रेटेड गूगल ड्राइव मिलता है यहाँ पर। एआई आधारित, एआई बेस्ड सुविधाएं होती हैं इसमें। और 25 MB तक की फाइल अटैचमेंट इसमें की जा सकती है। कितनी? 25 MB तक की फाइल अटैचमेंट इसमें किया जा सकता है। अब ये @ वाला क्या है? @ सिंबल करेक्टर कहा जाता है इसको, @ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? @ हेडर में इसमें मैसेज भेजने की तारीख तथा समय, मैसेज का ऑब्जेक्ट और कार्बन कॉपी, अटैच फाइल से संबंधित जानकारी तथा सेंडर का ईमेल यहाँ पर एड्रेस, इसमें हेडर में ये शामिल होता है। क्या होता है? हेडर में शामिल होता है ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर जैसे 2 में क्या होता है, प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल होता है। जिसको ईमेल हम कर रहे हैं, जिसको इस साथ कम्युनिकेट करना है, उसका ईमेल होता है। सीसी क्या होता है इसमें? द्वितीयक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, जिसे ईमेल की कॉपी भेजी जा रही है। जैसे एक मेल हम किसी को हम भेज रहे हैं तो उसका उसमें हो गया। कार्बन कॉपी में हम क्या करते हैं, किसी का ईमेल अटैच दूसरे का कर देते हैं, सेकेंडरी, जिसको भी हम कॉपी भेजेंगे। फ्रॉम क्या है? ईमेल सेंडर का ईमेल एड्रेस होता है इसमें। जैसे हम सेंड कर रहे हैं तो मेरे ईमेल का एड्रेस होगा। ब्लैक कार्बन कॉपी यहाँ पर क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है वहां पर। ये द्वितीयक प्राप्तकर्ता का यहाँ पर ईमेल एड्रेस, जिसे ईमेल की कॉपी भेजी जा रही है, लेकिन प्राथमिक प्राप्तकर्ता को यह जानकारी नहीं होती है कि यह ईमेल किसी अन्य व्यक्ति ने भी प्राप्त की है। क्या है की है? किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त की है, मतलब कार्बन कॉपी वाले को ये पता नहीं चलता। सेंडर की बात करें तो यहाँ पर वास्तविक सेंडर का ईमेल एड्रेस होता है। रिसीव्ड की बात करें तो ट्रांसफर एजेंट की पहचान होती है। मैसेज रिसीव होने की तारीख व समय आदि इसमें होता है। रिटर्न पाथ सेंडर तक वापस आने वाले पाथ की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC के रूप में लिखा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, ध्यान में रखना है ये। स्पैम या जंक ईमेल क्या होती है? इसे हम अनसॉलिसिटेड या अवांछित या संदिग्ध सस्पिशियस ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक मेल। जो यहाँ पर सस्पिशियस ईमेल होती हैं वो कहाँ जाती हैं? स्पैम में चली जाती हैं। जीमेल ऑटोमेटिकली रूप से संदिग्ध ईमेल की पहचान करता है और उन्हें स्पैम के रूप में, स्पैम फोल्डर में क्या करता है? भेज देता है। ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट में कोई भी मेल सेव रखकर जब चाहे उसे हम भेज सकते हैं। सेंट बॉक्स में ये जब यूजर किसी दूसरे यूजर को कोई मेल भेजता है तो पूर्ण रूप से सक्सेसफुली मेल चले जाने पर यह मैसेज सेंट बॉक्स में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। किसमें? सेंट बॉक्स में। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कुछ प्रोटोकॉल हैं यहाँ पर, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आ जाता है SMTP आ जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट पर ईमेल संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में से एक माना जाता है इसको।
और इसी के अंतर्गत जैसे ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा है, POP3 है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP आ जाता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आते हैं। SMTP इसका जो है कैसे काम करता है, तो हाउ टू वर्क SMTP सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस पर, सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, जहां ईमेल भेजने वाला क्लाइंट होता है और सर्वर संदेश को आगे प्रसारित करता है। SMTP क्या करता है, ये क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजना इसका काम होता है। जैसे जबकि उपयोगकर्ता ईमेल भेजता है तो ईमेल क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है और ईमेल भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। सर्वर से दूसरे सर्वर तक ईमेल ट्रांसमिशन होता है। इसमें प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक संदेश पहुंचना, जब संदेश प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक यहाँ पर पहुंच जाता है तो वह POP3 तक यहाँ पर, या फिर हम IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग इसमें किया जाता है। SMTP के यहाँ पर मुख्य घटक की बात करें तो SMTP क्लाइंट और SMTP सर्वर और मेल यूजर एजेंट आ जाता है, और मेल ट्रांसफर एजेंट और मेल डिलीवरी एजेंट। तो अंतिम प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में ईमेल वितरित करता है ये मेल डिलीवरी एजेंट। ट्रांसफर वाला क्या करता है, मेल ट्रांसफर एजेंट। तो ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फॉरवर्ड करने का काम करता है ये। मेल यूजर एजेंट की बात करें तो ईमेल लिखने और भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आउटलुक या जीमेल इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, IMAP का इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल जो यह हो जाता है। तो और इसको कब डेवलप किया गया, ये पहली बार 1986 में IMAP पहली बार प्रस्तावित किया गया था। इसके पोर्ट की संख्या यहाँ पर डिफॉल्ट नॉन एन्क्रिप्टेड पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 193 होता है, और डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड पोर्ट की बात करेंगे तो 993 होता है। क्या होता है, 993 होता है। IMAP का अपडेटेड वर्जन जो हो जाता है IMAP वर्जन 4 है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की बात करें, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पॉप की बात करें तो यहाँ पर 1984 में इसको लॉन्च किया गया। लेटेस्ट वर्जन में POP3 है। क्या है, POP3 है, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आ गया है। यह ईमेल को ऑफलाइन सेव करता है, जिसके कारण इंटरनेट उपयोग समय कम लगता है। यहाँ पर POP3 जो होता है यहाँ पर क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, जो मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने में मदद करता है। क्या, डाउनलोड, सर्वर पर मेल को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है POP3 को यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर लेटेस्ट वाले जो हैं। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आ जाता है POP3 इज एन आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल कह रहा है। एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है। ये आउटगोइंग नहीं, ये इनकमिंग रिसीव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। POP3 की बात करें, अलाउ मल्टीपल क्लाइंट टू एक्सेस द सेम मेल बॉक्स साइमल्टेनियसली, POP3 तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीपल नहीं, यहाँ पर क्लाइंट टू क्लाइंट होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर SMTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, बिल्कुल सही है, सेंडिंग ईमेल्स। IMAP डिलीट्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर इमीडिएटली आफ्टर डाउनलोडिंग। तो IMAP का ये काम नहीं होता है। किसका, IMAP का ये काम नहीं होता है, डिलीट करने का काम। हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है। संदिग्ध ईमेल यहाँ पर जो है डोमेन का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ हम बात करें, यहाँ पर ये @google.com आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ये डैश वाला कहीं पर नहीं है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग डोमेन लिखा हुआ है। लेकिन microsoft.com हो सकता है, support@company.com हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन ये बी वाला इसमें नहीं होगा। फिर अगला यहाँ पर कह रहा है कि द ईमेल आईडी ऑफ सेकेंडरी रिसिपिएंट, कह रहा है ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ईमेल इज इंटर्ड इन। तो सेकेंडरी रिसिपिएंट का किसमें लिखा जाता है, तो इसको हम BCC या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखते हैं। किसमें, जो सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल
ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज होती है? तो प्राथमिक वाले की यहाँ पर इसमें होती है, ये प्राथमिक के लिए है सीसी, और बीसीसी किसके लिए है? द्वितीयक के लिए है। तो ये द्वितीयक के लिए है, सेकेंडरी वाला ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर इसमें गलत। अब हम बात करें यहाँ पर ईमेल क्रिया और विशेषता सूची, इसकी बात करें। यहाँ पर हम क्या करें? ईमेल क्रिया और उसकी सूची के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर और आर्चीव की बात करें, मार्क एज रीड की बात करें, फिल्टर रूल की बात करें। क्या करें हम? फिल्टर रूल की बात करें। तो इसमें कौन सा आ जाता है? जैसे ऑटोमेटिकली रिप्लाइज टू इनकमिंग ईमेल, ये कौन सा है? ऑटो रिस्पॉन्डर हो जाएगा। ये पहला वाला, पहला ए का ए में हो जाएगा। अचीव सेट ईमेल एज ऑलरेडी व्यू, तो ये मार्क एड रीड आ जाता है, ये सी का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का दूसरा हो जाएगा। मूव ईमेल आउट ऑफ इनबॉक्स फ्रॉम स्टोरेज विदाउट डिलीटिंग, तो ये इसको हम अचीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अचीव, ये तीसरा हो जाएगा। फिल्टर रूल की बात करें तो ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज ईमेल इनटू फोल्डर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो क्या हो जाता है? 1 3 2 4, 1 3 2 4 जहां पर हमें मिल जाए, जैसे सी वाले में ये मिल गया, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। हम बात करते हैं सबसे यहाँ पर स्ट्रांग पासवर्ड क्या होगा। तो स्ट्रांग पासवर्ड के लिए हम अपर केस भी यूज करें। क्या यूज करें? अपर केस। और इसमें हम लोअर केस भी यूज करें, हम करेक्टर भी यूज करें, और हम क्या करें? करेक्टर के साथ साथ और क्या यूज करें? हम सिम करेक्टर यूज करने के साथ हम नंबर भी यूज करें। क्या करें? अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, जहां पर ये मिले, अल्फा भी मिले, न्यूमेरिक भी मिले, करेक्टर भी मिले, और लोअर केस और अपर केस भी मिले, तो वो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सी वाले में हो जाता है, अल्फा है, यहाँ पर अपर केस हो गया, ये लोअर केस हो गया, और ये न्यूमेरिक है, और ये करेक्टर हैं, ये सारे। तो ये स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग पासवर्ड यही होगा, QWERTY। तो ये सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। क्या है? इजीएस्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है? सर्वोत्तम मानक कौन सा है? तो MIME हो जाता है। ये कह रहा है ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए कौन सा सबसे यहाँ पर सर्वोत्तम मानक है? यहाँ पर तो कौन सा ये MIME, इसमें इसके ईमेल अटैचमेंट के लिए जो नवीनतम और सर्वोत्तम मानक कौन सा है? तो इसको होना चाहिए, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। ये ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करता है? तो ये कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? यह ईमेल संपादन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डीएनएस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो एसएफपी रिकॉर्ड का यूज किया जाता है। किसका? एसएफपी रिकॉर्ड का यूज किया जाता है। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सेकेंडरी के लिए आया ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? यहाँ पर क्या है? ईमेल भेजने का प्रारूप कौन सा है? तो ईमेल भेजने का यहाँ पर प्रारूप क्या हो जाता है? ये ASCII हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ASCII हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमने ये ASCII वाला पढ़ा था ना, ये ऊपर कहाँ गई ये? ईमेल मैसेज बाइनरी डेटा से यहाँ पर बनता है, जो कि प्राय ASCII में होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ASCII ही हो जाएगा, वो जो मैं 6 नंबर वाला कह रहा था। तो 6 नंबर वाला ये हो जाएगा इसका।
गलत, नवीनतम वाला यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा, सी वाला सही होगा और ASCII ही इसका भी होगा। यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है, यहाँ पर केवल प्लेन टेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये कोई प्रारूप नहीं हो जाता है। सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वर्ड, तो ASCII हो जाएगा। आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलों को संलग्न कर सकते हैं, तो ईमेल में किस प्रकार की कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है, बिल्कुल सही हो जाता है ये। संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार एन्क्रिप्टेड है और कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है, यहाँ पर तो SMTP यहाँ पर यूज होता है। क्या होता है? SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात आती है। क्या आती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्मॉल है यहाँ पर, क्या है? बी वाले में स्मॉल लिखा है। और हम बात करते हैं जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्लाइंट SMTP कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंट SMTP कहते हैं। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करता है? तो यहाँ पर पुनः प्राप्त करने के लिए POP3 वर्जन आ जाता है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आ जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है? क्या है? इनक्रिप्टेड है, तो ये SMTP ओवर TLS। TLS वाले में सिक्योर, ये क्या है? S का मतलब सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है। किसी उपयोगकर्ता को मेल भेजी गई ईमेल उनके कहाँ पर यहाँ पर जाते हैं? तो ये इनबॉक्स में जाता है। कहाँ पर? इनबॉक्स में जाते हैं। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा यहाँ पर अलग किए जाते हैं? तो ये @ चिन्ह के द्वारा इसको अलग किया जाता है। किसके द्वारा? @ चिन्ह के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। हम बात करते हैं इनमें से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये ईमेल आ जाता है। क्या? ईमेल। ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? तो BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आ जाता है प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन। क्या है? प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल। तो प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। यहाँ पर क्या? आउटपुट डिवाइस है ये। डेटा प्राप्त करना, प्रिंटर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से USB केबल द्वारा कनेक्ट होता है। अब वाईफाई वाले और ब्लूटूथ वाले भी आ गए हैं। डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है? वो हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। इंक टोनर का यूज किया जाता है इसमें। क्या किया जाता है? इंक टोनर का। यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर जो आते हैं और एक लेजर प्रिंटर आता है जिसमें टोनर पाउडर और लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। कागज पर छपाई होती है, रोलर कागज को खींचते हैं और इंक पर टोनर की सहायता से अक्षर व चित्र छपते जाते हैं। आउटपुट प्राप्त होता है इससे। प्रिंटर के उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी, रिपोर्ट, बुक इत्यादि। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट को यहाँ पर हम पोर्टेबल टच स्क्रीन डिवाइस है, एक प्रकार का जो स्मार्टफोन की तरह दिखाई देता है। टैबलेट के कार्य की बात करें तो यहाँ पर पावर ऑन करना, टैबलेट को चालू करने पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, टच इनपुट प्रोसेसिंग आता है, एप्लीकेशन का संचालन इसमें जैसे ऐप्स वगैरह, ब्राउजर होते हैं, वीडियो प्लेयर, गेम्स सारी। आउटपुट में रिजल्ट स्क्रीन पर सारे दिखाई देते हैं। टैबलेट के उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो देखना, ई बुक पढ़ना, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। मोबाइल के कार्य की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, हम सेंडिंग मैसेज, ये सारी हम कॉल को और मैसेज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट, हम फोटोग्राफी इत्यादि हम कर सकते हैं। इसमें हम वीडियो भी बना लेते हैं मोबाइल से। आज क्या है? वीडियो भी। इनपुट डालना है, नेटवर्क से जोड़ना, कम्युनिकेशन करना, डेटा प्रोसेस करना, ये सारी यूजेस हैं इसके। अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर बात करते हैं इंजेक्ट प्रिंटर जो आता है, इंकजेट। तो इंकजेट और लेजर ये क्या है? ये दोनों ही दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। क्या है? नॉन इम्पैक्ट। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। क्या आ जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करें तो ये C का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C का दूसरा हो जाएगा। लेजर की बात करें तो हाई स्पीड प्रिंटिंग यूजिंग
टोनर पाउडर का यूज लेजर वाले में किया जाता है, किसमें, लेजर वाले में। तो तीसरा हो जाएगा इंकजेट वाले में इंक का यूज किया जाता है जो स्प्रे करता है, स्प्रे लिक्विड इंक ड्रॉपलेट्स। तो ए का 4 हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें है, बी वाले में आ जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में, यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल या टैबलेट के बारे में। ये अभी रिसेंटली पूछा गया, जो एगता का एग्जाम हुआ था 13 जुलाई, यहाँ पर कब आ जाता है, 2025 को हुआ था ये। अब फिर मोबाइल टैबलेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कह रहा है ये एमोलेड, एमोलेड यहाँ पर ये स्क्रीन के प्रकार हैं, क्या ये स्क्रीन के टाइप्स हैं, क्या है, स्क्रीन के टाइप्स हैं। एमोलेड किसमें होता है यूज, तो एमोलेड किसमें यूज होता है, एलसीडी का यूज, रेटिना डिस्प्ले का यूज, इंक ई इंक का यूज किसमें होता है। तो यहाँ पर हम रेटिना डिस्प्ले की बात करें तो ये एप्पल वाले यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, तो सी का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का पहला। और सी का पहला यहाँ पर एक ही में है, यहाँ पर डी में है, इसी के थ्रू हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। लेकिन एमोलेड का यूज किस में होता है, इसको हम विविड रंग यहाँ पर कहते हैं, विविड कलर्स, ट्रू ब्लैक्स, इनमें यूज करते हैं, क्या करते हैं, सेल्फ लिट पिक्सल में यूज करते हैं। तो ये हो जाता है चौथा वाला। इसमें एलसीडी की बात करें तो एलसीडी क्या है यहाँ पर, तो एलसीडी की बात करते हैं यहाँ पर, ये बैकलिट बजट डिवाइसों में काम आता है, क्या, बैकलिट बजट हम बात करते हैं, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा इसका। इंक ई इंक की बात करें तो यहाँ पर कम शक्ति ई रीडर्स में प्रयुक्त होता है, ई इंक का यूज किया जाता है, किसका, ई इंक का यूज किया जाता है, ई इंक का यूज किया जाता है। तो ये डी वाला यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये सब रिसेंट में ही पूछे गए हैं, जून में पूछा गया है। अब हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी आ जाती है, क्या आ जाती है, वैसे होना चाहिए साइंस टेक का ये क्वेश्चन है, क्या है, साइंस टेक का क्वेश्चन है ये, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी आर द मोस्ट कॉमन बैटरी यूज्ड इन नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, अब यहीं पर गलत हो जाएगी, ये नॉन रिचार्जेबल नहीं, रिचार्जेबल है। लिथियम आयन बैटरी आ जाने के बाद क्या हो गया, जो गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये हल्के हो गए। कैसे हल्के हो गए, क्योंकि अब भारी भरकम बैटरी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। जैसे मोबाइल पहले क्या आती थी, बहुत यहाँ पर भारी भरकम मोबाइल होती थी, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल की वेट जो है कम हो गई है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ई बाइक, यहाँ पर इसमें सब में यूज होती है। पावर टूल, ये लंबे समय तक यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सुविधा होती है इसमें। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील होती हैं ये। तो ये 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला पहला जिसमें है वो सब काट देंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये बताना है कि टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है। तो हार्डवेयर विशेषता क्या है, यहाँ पर हम फिजिकली इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टच स्क्रीन जो सुविधा होती है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क और वायरलेस हॉटस्पॉट, और यहाँ पर मिलिट्री वायरलेस नेटवर्क और फ्लीट वायरलेस की बात आती है। तो इसमें मिलान करना है। तो सेलुलर नेटवर्क में क्या आ जाता है यहाँ पर, तो इसको किसके द्वारा, तो ये ग्लोबल कवरेज फॉर मोबाइल फोन्स के लिए इसको यूज करते हैं, सेलुलर वाले को। तो ए का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का तीसरा। वायरलेस वाले में क्या करेंगे, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, कैफे, ये सब हो जाते हैं। तो दो का क्या, बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा कहाँ पर, ए वाले में ही आ जाता है, बी का पहला आ जाएगा। और सी का यहाँ पर मिलिट्री वाला का यूज करेंगे, जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्फ कंटेन क्या होता है, नेटवर्क फॉर टैक्टिकल ऑपरेशन। कोई भी यहाँ पर टैक्टिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन, फ्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो यूज्ड बाय टैक्सी, ट्रक एंड डिलीवरी व्हीकल्स। तो ये 2 वाला हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। हम बात करते हैं यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, इसको मैच करवाना है।
फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क क्या है, और मोबाइल वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायर्ड नेटवर्क क्या है, वायरलेस मॉडेम क्या है, क्या है वायरलेस मॉडेम क्या है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो आ जाता है ये फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क। तो फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर क्या आ जाता है, तो फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क ये हो जाता है यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पर स्थिर बिंदुओं के बीच यहाँ पर फिक्स्ड हो रहा है। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ए का दूसरा ए में आ जाता है, क्या आ जाता है, ए में आ जाता है। बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोबाइल वायरलेस नेटवर्क की बात करते तो अलाउ कनेक्टिविटी वाइल मूविंग। मोबाइल मतलब क्या होता है, मोबिल, किसी गति करना, मूविंग सच एज इन कार आर प्लेन्स यहाँ पर। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला, सी का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का तीसरा। वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं, रिक्वायर ए फिजिकल कनेक्शन लाइक एज ईथरनेट केबल, वायरलेस मॉडेम, इनेबल लैपटॉप टू कनेक्ट द इंटरनेट वायरलेसली। यहाँ पर बात आती है, क्या करते हैं, वायरलेसली इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं डीपीआई, क्या हो जाता है, डीपीआई, क्वेश्चन ये होना चाहिए। डीपीआई की बात करते हैं, डीपीआई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो डीपीआई का क्या होता है मतलब डॉट पर इंच। ये किसमें डीपीआई आता है, ये यहाँ पर किसी प्रिंटर के लिए यूज होता है। जब हम किसी चीज को प्रिंट कर रहे होते हैं उसमें डीपीआई एक्सटेंशन होता है, इसी के आधार पर उसका रिजोल्यूशन तय होता है कि कितना वो अच्छा प्रिंट देगा। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं, आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है, यहाँ पर तो वो क्या बनाता है, यहाँ पर लेजर बीम बनाता है, क्या बनाता है, लेजर बीम। यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट क्या है, ये गैर प्रभाव प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का यूज किया जाता है, तो नॉन इम्पैक्ट में लेजर टेक्निक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रॉनिक विधियां ये सारी होती हैं यहाँ पर। तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाता है। हम बात करते हैं करेक्टर, यहाँ पर करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं, तो ये किसका उपयोग करते हैं, इंकजेट नहीं, ये नॉन इम्पैक्ट वाला है। लेजर प्रिंटर नहीं, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। डार्ट मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या है, इंकजेट इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये क्या है, इम्पैक्ट है। यहाँ पर थर्मल प्रिंट हेड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नॉन इम्पैक्ट में आ जाता है, ये भी क्या जाता है, नॉन इम्पैक्ट में। किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है, तो ये इंकजेट प्रिंटर होता है, क्या होता है, जो एक प्रकार का क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या नॉन इम्पैक्ट। ये 12 वाला हम कर लिए थे पहले ही। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस टूल्स का यूज किया जाता है, तो ये प्रिंटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण में से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेख या डिजिटल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो किसका, प्लॉटर का यूज किया जाता है। जब बड़ा मटेरियल यहाँ पर हम किसी आर्किटेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहे होते हैं, तो बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है इसमें। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ड्रम प्रिंटर की बात आते हैं, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर ना होकर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो यूजर्स के लिए यहाँ पर सुगम होता है, तो ये किस प्रकार का होता है, यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। जो अगला अपना टॉपिक है ये हो जाता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पढ़ेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं वर्ड क्या है, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेस एक ऐसा उपकरण या सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट, यहाँ पर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, उसको स्टोर करने और उसको प्रिंट करने में सक्षम बनाता है, क्या करता है, उसको प्रिंट करने। जो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है, उसको फॉर्म करने में और उसको डॉक्यूमेंटेशन में उसके और उसके प्रिंटिंग में, उसको कलेक्ट करने में ये सहायक होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट करने की अनुमति देता है, ये जो होता है प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेस जो करता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है। यहाँ पर एम एस ऑफिस के ये पार्ट हैं। एम एस ऑफिस के यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं एम एस ऑफिस में। एम एस ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है एम एस पावर पॉइंट। क्या आ जाता है? पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। और वर्ड आ जाता है एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड आ जाएगा। और एक्सेल आ जाता है। क्या आ जाता है? एम एस एक्सेल, एक्सेल। ये 3 पार्ट होते हैं एम एस ऑफिस के। क्या है? 3 पार्ट हैं इसके। एम एस पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन इसका एम एस पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी होता है, डॉट पीपीटी। हालांकि लेटेस्ट वाला डॉट पीपीटी एक्स लिखते हैं। और एम एस वर्ड में डॉट डी ओ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी ओ सी लिखते हैं, डी ओ सी। और लेटेस्ट वाले में यहाँ पे लिखते हैं डॉट डी ओ सी एक्स लिखते हैं। और एक्सेल वाले में क्या लिखते हैं? यहाँ पर डॉट एक्स एल एस लिखते हैं। और लेटेस्ट वाले में डॉट एक्स एल एस एक्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स एल एक्स। ये एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन है एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट में, इसमें दोनों में। हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगला आ जाएगा, तो अगला ये क्या हो जाएगा? अगले की बात करते हैं यहाँ पर एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड का यहाँ पर इजाद कब हुआ? तो ये 1990 में एम एस ऑफिस के प्रथम संस्करण का यहाँ पर जोड़ा गया था। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के साथ आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज को इंस्टॉल करने पर ही सिस्टम में आ जाता है। एम एस वर्ड को वर्ड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्ड प्रोसेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस का प्रयोग करना किससे है? जिसे ओपन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एम एस वर्ड दिखाई देता है हमें। क्या होता है? एम एस वर्ड इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पर। इसमें स्टेप 1 क्या होता है? स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, मेनू से ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें। स्टेप 3 में जो सब मेनू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोजें और उस पर क्लिक करें। स्टेप 4 क्या होता है? सब मेनू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजें और इस पर क्लिक करें। ये सारी चीजें इसमें होती। कुछ शॉर्ट की वगैरह इसमें देख लें कि क्या होता है ये सारी चीजें। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है। एक्सटेंशन को जो भी बताया था उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से क्या करते हैं? हम इसमें ओपन करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल ओ से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है एम एस वर्ड में, कंट्रोल ओ का यूज करके। सेव के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल एस का यूज करते हैं सेव के लिए। क्या करते हैं? कंट्रोल एस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड को यहाँ पर बंद करना और उसमें से बाहर यहाँ पर क्लोजिंग एंड क्विटिंग। तो फाइल टैब क्या क्लोज कर देते हैं? क्या करते हैं? फाइल टैब को क्लोज कर देते हैं। यस कर देंगे। यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर जो है दिखाता है पॉपअप। अगर इसको हम यस करते हैं तो जो जब काम कर रहे थे वर्ड पर वो सेव हो जाएगा। अगर नो कर देते हैं तो वो लॉस हो जाता है डाटा। यहाँ पर वर्ड को क्विट करने के लिए, एम एस वर्ड विंडो बंद करने, एप्लीकेशन टर्मिनेट करने के लिए फाइल टैब को एग्जिट करना होता है। क्या होता है? एग्जिट करना होता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बनाना, उससे मैनिपुलेट करना, ये सारी मतलब ये टेक्सचुअल चीजें जो है इसमें की जाती हैं। और जो पावर पॉइंट होता है उसमें प्रेजेंटेशन किया जाता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और जो स्टैटिक्स की बात स्टैटिक्स की बात आएगी तो एक्सेल में होता है। क्या होता है? कोई भी यहाँ पर डाटा एंट्री की बात करेंगे, मार्कशीट बनाना हुआ, तो वो सब एक्सेल में होता है। ये चीजें किसमें होती है? एक्सेल में होती हैं वो। ये हो जाती हैं यहाँ पर। अब कट, कॉपी और पेस्ट का हम कैसे करते हैं? यहाँ पर कंट्रोल सी का यूज करते हैं। कंट्रोल सी का यूज किसके लिए? कॉपी के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम? कंट्रोल सी का यूज कॉपी के लिए। फिर कंट्रोल बी का यूज पेस्ट के लिए। और कंट्रोल एक्स CTRL+X का यूज करते हैं किसके लिए?
कट के लिए, किसके लिए? कट के लिए करते हैं। किसके लिए? कंट्रोल एक्स का यूज किसके लिए? कट के लिए। किसी सिलेक्टेड आइटम को क्या करना है? कट करना है, खत्म कर देना है वहां से। कंट्रोल एक्स सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट स्क्रीन से गायब होकर क्लिपबोर्ड पर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या चला जाता है? ये क्लिपबोर्ड पर चला जाता है ये। कंट्रोल बी से क्या होता है? यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स को डॉक्यूमेंट में मूव करना होता है। यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर के साथ मूव करते हैं। यहाँ पर एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, और ऊपर वाले एरो के साथ पैराग्राफ को ऊपर मूव किया जाता है। एल्ट प्लस शिफ्ट के साथ डाउन एरो के साथ हम कहते हैं पैराग्राफ को नीचे मूव करते हैं। यहाँ पर अंडू रीडू की बात आती है तो यहाँ पर CTRL आ जाता है कंट्रोल, और प्लस जेड तो ये हो जाता है अंडू, और कंट्रोल CTRL प्लस वाई ये क्या हो जाता है? रीडू। रीडू अंडू ये दो हो जाते हैं यहाँ पर, ये एक्सटेंशन। कंट्रोल सी से क्या होता है? यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम जो हो जाते हैं कॉपी हो जाते हैं। कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट को यूज करते हैं तो ये मूव बोर्ड पर मूव कर जाता है। यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ये जोड़ना है, यहाँ पर नए डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल एन का यूज करते हैं। किसका? MS वर्ड में कंट्रोल एन का। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल O का, कंट्रोल W को डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। एल्ट प्लस कंट्रोल यस का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करने के लिए। किसके लिए? स्प्लिट करना है, मतलब उसको अलग करने के लिए। डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी का यूज करते हैं। किसका? हम स्प्लिट को हम यहाँ पर उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल यस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सामान्य कार्य के लिए यहाँ पर यूज होते हैं, जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल बी के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए कंट्रोल आई आ जाता है, सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल यू का यूज करते हैं। वर्ड अंडरलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वर्ड आ जाता है। डबल अंडरलाइन की कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं। यहाँ पर एक MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? MS वर्ड में ये सब फीचर होते हैं। स्मॉल कैप्स की बात करें यहाँ पर तो स्मॉल कैप्स आ जाता है, ये कंट्रोल शिफ्ट के की बात करते हैं। ऑल कैप्स की बात करते हैं तो ये कंट्रोल शिफ्ट ये के आ जाता है। यहाँ पर हिडन टेक्स्ट आ जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एच का यूज करते हैं इसमें। और सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम इक्वलिटी साइन का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट की ये करना हो हमें तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम इक्वलिटी साइन ले लेते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? MS वर्ड में यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम सी का यूज कर देंगे। और पेस्ट फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी का यूज करते हैं। क्या? कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी का। रिमूव फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। क्या? कंट्रोल के साथ हम स्पेस बार का यूज करते हैं। लेटर्स का केस बदलना है तो यहाँ पर कंट्रोल F3 में करते हैं। फॉन्ट चेंज करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F का यूज करेंगे। सिंबल फॉन्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ Q यूज करते हैं। पॉइंट साइज की बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस P आ जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स ये आ जाता है। फॉन्ट साइज घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम ये इंक्रीज वाला सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज। और यहाँ पर क्या जाता है? यहाँ पर ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डिक्रीज वाला यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक पॉइंट फॉन्ट साइज ऊपर करना है तो कंट्रोल के साथ अब स्क्वायर ब्रैकेट वाला यूज करेंगे। ये क्लोज स्क्वायर होगा। और फिर ये एक पॉइंट फॉन्ट साइज नीचे करने कंट्रोल प्लस यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट पर यहाँ पर ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, और सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर मूव करने के लिए कंट्रोल X का यूज करते हैं, या शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड के कंटेंट्स को डॉक्यूमेंट में मूव करना है यहाँ पर तो ये कंट्रोल B का यूज करेंगे, या शिफ्ट के साथ इंसर्ट को हम दबा देंगे।
पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ को ऊपर मूव करना है तो एल्ट के साथ शिफ्ट और अपर एरो का यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अप साइडेड एरो का। पैराग्राफ को नीचे मूव करना है तो एल्ट और शिफ्ट के साथ हम लोअर साइडेड एरो का यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डाउन साइडेड। टेस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कौन सी की यूज करते हैं? तो शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो राइट वर्ड्स एरो है, यहाँ पर बाएं से दाएं अक्षरों को यहाँ पर सेलेक्ट करना। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करते हैं दाएं से बाएं अक्षरों को सेलेक्ट करने के लिए। क्या करते हैं? दाएं से बाएं सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस यहाँ पर अप एरो का यूज करते हैं नीचे से ऊपर लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस डाउन की का यूज, डाउन एरो का यूज किसके लिए करते हैं? ऊपर से नीचे लाइन को सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट के साथ कंट्रोल और यहाँ पर जो है लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो, इसको हम एक वर्ड के लिए यूज करते हैं, शब्द के लिए। शिफ्ट प्लस होम के साथ एक लाइन से के शुरू में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में आ जाते हैं किसी लाइन के। हम शिफ्ट के साथ इंड अगर हम दबाते हैं तो वो हम उसके टेक्स्ट के हम इंड में चले जाएंगे। किसमें? इंड में चले जाते हैं। कहाँ पर? इंड में चले जाते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो पैराग्राफ में इंड चले जाएंगे। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम अपर एरो का यूज करेंगे हम, तो पैराग्राफ के हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं। शिफ्ट के साथ जो है अपर एरो प्लस शिफ्ट के साथ लोअर एरो, तो एक बार में एक लाइन यहाँ पर ही आ जाएगा। शिफ्ट के साथ कंट्रोल और इंड का तो डॉक्यूमेंट के इंड में। शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस होम तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। शिफ्ट कंट्रोल के साथ हम ए का यूज करते हैं तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। इससे क्या कर सकते हैं? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल क्या है? यहाँ पर पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो आया था, ये किसके द्वारा? ये विस स्कैलिक के द्वारा इसको आया था, ये बी स्कैलिक के द्वारा, जिसे 1979 में एप्पल सेकंड कंप्यूटर के लिए लिखा गया था। ये एक्सेल, ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है एक्सेल को। किसके लिए? स्टैटिक्स में यूज होता है। किसमें? स्टैटिक्स में यूज होता है। किसमें? स्टैटिक्स में इसका यूज करते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में। जैसे कि हम यहाँ पर मार्कशीट वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पर हम डेटा की एंट्री कर रहे हैं, इसमें सब में एक्सेल का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल के एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो आंकड़ों को एक टेबल के रूप में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग इन सब में कर सकता है। यहाँ पर इसमें एमएस एक्सेल के यहाँ पर आवश्यक स्प्रेडशीट शब्दावलियां हैं। जैसे वर्क बुक होती है, इसमें वर्क शीट होती है, चार्ट शीट होती है, रो होता है, इसमें कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। इसमें सेल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? सेल होते हैं, छोटे छोटे। फार्मूला होता है, फंक्शन होते हैं, ये सारे इसमें होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूला। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और ये मेनू से आल प्रोग्राम पर जाते हैं, फिर सब मेनू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में को खोजते हैं और उस पर क्लिक करके उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर जैसे एक से अधिक वर्कबुक एक साथ खोलने के लिए हम फाइल ओपन का यूज करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर ओ का यूज करते हैं। एक्सेल बंद करने के लिए एल्ट प्लस F4 का यूज या फिर फाइल के साथ हम एग्जिट का यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? फाइल के साथ एग्जिट का यूज करते हैं। कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर, जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसमें .xls ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा या फिर .xlsx ये लेटेस्ट वाला है। यहाँ पर वर्कबुक को होता है यहाँ पर जिसमें हम सारी चीजें स्टैटिक्स डाटा को इंटर करते हैं, वो वर्कबुक होता है। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेल है। ये छोटे छोटे यहाँ पर
डिब्बे होते हैं, इनको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें डाटा को एंटर करते हैं, सेल कहते हैं। यहाँ पर एक बात है, जैसे यहाँ पर कोई सेल है, मान लिया ये सेल है, तो यहाँ पर एक एरर आएगा जो जिसे हैश हैच हैच ऐसे दिखाने लगेगा। तो ये एरर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ये इस सेल में जो जितना डाटा एंटर करना चाहिए वो उससे ज्यादा डाटा इंटर हो गया है, मतलब ये सेल वो कैपेबल नहीं है उस डाटा को यहाँ पर इंटर करवाने के लिए। तो इसमें एरर आ जाता है हैज हैश का, ये ध्यान में रखना है। एक और कंट्रोल वहां पर जो कॉपी पेस्ट वगैरह तो लगभग वही यहाँ पर किया जाती है सारी। कंट्रोल बी वगैरह आ जाते हैं इसमें भी पेस्ट करने के लिए, यहाँ पर ये हो जाता है। ऑप्शन शिफ्ट सेल्फ शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट के साथ यहाँ पर डिलीट किए गए सेल्स के दाईं ओर सेल्स में लेफ्ट की ओर मूव करते हैं इसके साथ हम। अब इसमें कुछ फंक्शन है, जैसे ये डिलीट को हम दबाते हैं तो ये सिलेक्ट किए गए कंटेंट्स को क्या करता है, ये एडिट मेन्यू की क्लियर कमांड की तरह क्लियर कर देता है ये एकदम से। बैक स्पेस ये फार्मूला बार के कंटेंट्स को क्या करता है, एडिटिव तथा क्लियर कर देता है, एक्टिवेट और क्लियर कर देगा ये। हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो आ जाता है कंट्रोल के साथ हम बैक स्पेस, तो ये वर्कशीट को रीपोजिशन करके एक्टिव सेल डिस्प्ले करता है। क्या करता है? एक्टिव सेल डिस्प्ले करता है। और कंट्रोल सी ये क्या करता है, सिलेक्टेड आइटम्स को क्या करेगा, ये कॉपी करने का। बी ये पेस्ट करने का काम करेगा। कंट्रोल जेड ये अंडू का काम करता है। एक्स क्या करता है, ये कट का काम करता है। क्या? कट का काम करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हैज तो नंबर को यहाँ पर दिनांक फॉर्मेट में बदलने के लिए यहाँ पर किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम परसेंट का ये नंबर को प्रतिशत फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एट द रेट नंबर को समय फॉर्मेट में ये बदलने के लिए किया जाता है इसको। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करके लिए करते हैं, यहाँ पर जो पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो यहाँ पर हम पूरे यहाँ पर रो को सिलेक्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। एल्ट प्लस इंटर के साथ सेल के भीतर एक लाइन ब्रेक डालने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? हम लाइन ब्रेक डाल देते हैं सेल के भीतर। और एल्ट F1 ये इंसर्ट चार्ट होता है। एल्ट F2 ये सेव एज होता है। क्या होता है? ये सेव एज होता है। F2 की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज। F7 ये स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए F5 का यूज करते हैं। F7 का सिलेक्टेड टेक्स्ट का या दस्तावेज में स्पेलिंग जांच करने के लिए F7 की यूज करते हैं। F11 का चार्ट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F1 का यूज करते हैं नई वर्कशीट डालने के लिए। किसके लिए? नई वर्कशीट। शिफ्ट प्लस F5 का यूज सर्च बॉक्स खोलने के लिए करते हैं, ये MS एक्सेल में। और कंट्रोल ये का इसको हम की वर्कशीट की सारी वस्तु सिलेक्ट करने के लिए, एक की कोई भी वर्कशीट है उस पर जो आइटम है सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ये। कंट्रोल बी यहाँ पर बोल्ड करने के लिए यूज करता है। इटैलिक होता है कंट्रोल आई। सी कॉपी होता है। बी पेस्ट होता है। एक्स कट होता है। कंट्रोल एफ क्या होता है? फाइंड करने के लिए। क्या होता है? फाइंड करने के लिए। कंट्रोल यू क्या होता है? अंडरलाइन। कंट्रोल एस के साथ यहाँ पर जो डॉलर सिंबल है नंबर को करेंसी फॉर्मेट में ये बदलने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? करेंसी फॉर्मेट में इसको बदलने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्या जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं MS वर्ड से संबंधित और एक्सेल से संबंधित। MS वर्ड में व्यू टैब, अरेंज ऑल और स्विच विंडोज कमांड किस समूह का हिस्सा है? तो ये किसका है? तो ये जूम ग्रुप का हिस्सा है। किसका? जूम ग्रुप का हिस्सा है। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो विकल्प कौन सा इसमें गलत है? तो मेल मैनेजिंग सोर्स जो है ये गलत हो जाता है। यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक हो जाता है। लेआउट हाइपरनेशन हो जाता है। रेफरेंस इंसर्ट इंडेक्स हो जाता है। लेकिन मेल मर्जिंग सोर्स ये नहीं होता इसमें। MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड कहाँ पर, यहाँ पर MS वर्ड का शॉर्ट की
टू स्प्लिट अ विंडो, विंडो को स्प्लिट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एल्ट के साथ कंट्रोल प्लस एस, ये एमएस वर्ड में। फिर आ जाता है एमएस वर्ड में, कह रहा है एमएस वर्ड में सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि इस सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। क्या किया जाता है, निजीकृत यहाँ पर, तो वो मेल मर्ज होता है, क्या करता है, पर्सनलाइज कर दिया जाए किसी लेटर को, तो वो मेल मर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल मर्ज होता है ये। और क्या होता है, यहाँ पर हेडर होता है, एमएस वर्ड में हेडर सुविधा क्या प्रोवाइड करता है, पृष्ठ के शीर्ष पर कोई भी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए हेडर का यूज करते हैं। तो हेडर और मेल मर्जर हो जाएगा इसमें। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों या फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे कि फॉन्ट, रंग और रिक्त के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। तो क्या है इसमें, ये स्टाइल होती है। क्या होती है, स्टाइल होती है इसमें, स्टाइल। ये सारी चीजें यहाँ पर, उसमें रंग फिल करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, ये सारी चीजें उसमें होती है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य होता है मुख्य दस्तावेज या डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके उसको पर्सनलाइज करना। क्या करना, पर्सनलाइज करना। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा सोर्स से लिंक करने और पर्सनलाइज करने, तो ये मेल मर्ज अभी ऊपर हमने पढ़ा है। चयनित टेक्स्ट के यहाँ पर केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलना है, किसमें, अपर केस में बदलना है, तो शिफ्ट के साथ हम F3 का यूज करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ F3 का यूज करते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F का यूज करते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई यहाँ पर व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये मेल मर्ज होता है, जिसको हम ऊपर 3-4 क्वेश्चन इसी मेल मर्ज पर आ चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने का क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल्स के साथ हम क्लोज वाला, यहाँ पर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट हम दबाते हैं, तो 1 पॉइंट ये हम कंटेंट को हम इंक्रीज करते हैं। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और आउटलाइन, एम बॉक्स, एनग्रेव को क्या कहा जाता है, यहाँ पर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और आउटलाइन, ये सारे क्या होते हैं, फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एमएस वर्ड को में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होती है, ये ओरिएंटेशन होती है। क्या होती है, ओरिएंटेशन। मार्जिन तो ये होती है यहाँ पर, जहाँ पर जो लिखने योग्य, जहाँ पर जैसे ये लिखने वाला है, ये मार्जिन हो गई है, मार्जिन लाइन। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षक के आधार पर अंतर्वस्तु तालिका बनाने में सक्षम बनाती है, तो तालिका बनाने में कौन सक्षम बनाता है, तो इसमें स्टाइल जो आती है, स्टाइल्स, ये तालिका यहाँ पर टेबल बनाने में ये सक्षम बनाती है यूजर्स को। एमएस वर्ड में कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो कैरेक्टर को आगे ले जाना है तो राइट एरो का यूज करते हैं। किसका, राइट एरो का। एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्राफ्ट कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है, इसका ये कितना होता है, तो पैराग्राफ में 3 लाइन तक के ये होते हैं। किसमें, पैराग्राफ में 3 लाइन तक की। ये जो ड्राफ्ट कैप होता है, जब किसी ने देखा होगा, जैसे द हिंदू जब पेपर आता है, तो द हिंदू पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे, तो एक एक लेटर ऐसे लिखा रहता है, बहुत बड़ा सा रहता है टी, फिर ऐसे 2-3 लाइन तक ऐसे ऐसे ये लाइन चलती है यहाँ पर, जैसे टी, और ये एच ई ऐसे ही हो जाता है। क्या हो जाता है, टी। जैसे लिखा है एमबीसीएस, तो ए यहाँ पर लिख दिया जाएगा, एमबीसीएस ये यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ये चलेंगी यहाँ पर।
तो ये 3 लेटर यहाँ पर 3 लाइन को कवर करता है डिफॉल्ट रूप से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन यहाँ पर करने के लिए निम्नलिखित में स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। गटर मार्जिन क्या होता है, किसी को पर मार्जिन लगाई जाती है जिसमें क्या हम प्रिंटिंग करने के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये मतलब वो जो बाइंडिंग करने के लिए गटर मार्जिन, सॉरी बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ा जाता है। किसके लिए? बाइंडिंग के लिए। लेफ्ट एंड टॉप पर होती है। क्या होती है? लेफ्ट एंड टॉप पर होती है। अब निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे हेडर फूटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? क्या कहलाता है ये? ड्राफ्ट व्यू कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट व्यू। फिर अब एमएस एक्सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सेल में यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर दिन महीना वर्ष कौन सी शॉर्टकट की कुंजी लागू करती है? तो ये कौन सी है? यहाँ पर हमने पढ़ा था इसमें, ये दिन महीना यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं इसमें एक्सेल वाले में, तो ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का यूज करते हैं, इसका आई का यूज नहीं करते। ये कंट्रोल शिफ्ट और हैश का यूज करते हैं इसमें, ये कुंजी दिखाती है हमें। यहाँ पर हमने पढ़ा है ऊपर, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये नंबर को किसमें? डेट फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में इसके लिए क्या है? डेट फॉर्मेट में। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसमें, ये बहुत मार्किंग गलत इधर उधर किए हुए। हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेल सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होती है यहाँ पर? तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज डॉलर टू लॉक रो आर कॉलम रेफरेंस। तो डॉलर का यूज इसके लिए लॉक के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है ये। सेल रेफरेंस आर नॉट यूज्ड इन फार्मूलाज। क्यों नहीं यूज होंगे? ये एक्सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं है, तो संदर्भ क्यों नहीं है? सापेक्ष संदर्भ सभी सूत्रों में सेल को स्थिर रखता है। यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर क्या है? ये किसी को फिक्सेट क्यों रखेगा? ये फिक्सेट नहीं रखता है, तो इसमें सारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द एबव। हम बात करते हैं इसमें कह रहा है हाउ सब टोटल इक्वल टू सब टोटल 9 A1 A10 डिफरेंशिएट डिफरेंट फ्रॉम सम A1 A10 आ जाता है। क्या आ जाता है? सम। तो सब टोटल और सम किस प्रकार से डिफरेंट है ये कह रहा है। तो सब टोटल इग्नोर मैनुअली हिडन रोज। क्या करता है ये? हिडन रोज को इग्नोर करता है विथ फिल्टर। सब टोटल क्या करता है? मैनुअली, जो मैनुअली उसमें छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है। ये क्या करता है? अनदेखा कर देता है, जबकि वो अनदेखा नहीं करता है सम वाला। हम बात करते हैं इसमें क्या करते हैं, जो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल यू कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सेल यूजिंग सेल लॉकिंग। बिल्कुल सही है ये कि चार्ट्स इन एक्सेल हेल्पिंग विजुअलाइजिंग न्यूमेरिक डाटा। बिल्कुल सही। ए वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 16384 कॉलम्स। ये ध्यान में रखना है कि इतने 16384 कॉलम होते हैं एक्सेल में, यहाँ पर एक वर्कशीट में। हम बात करते हैं एक्सेल अलाउज यूजर टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है एक्सेल। बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं यूजर्स को उनके प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है। तो वो कौन से करता है यहाँ पर? तो ऑटो फिल सजेशन जो होता है यहाँ पर, कंप्लीट देयर क्वेरीज, जो उनकी प्रश्न होते हैं उनका क्वेरी जो होती है उनको रिजॉल्व करता है। हम बात करें कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा सोर्स को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो क्या होता है? ये डिजाइन टैब होता है। क्या? डिजाइन टैब। फिर एक्स लुकअप और बी लुकअप की बात करते हैं। एक्स लुकअप, इसमें अंतर क्या है? एक्स लुकअप ये रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप है, कह रहा है कि अनुमति देता है। क्या करता है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये एक्स लुकअप क्या करता है? हॉरिजेंटल और
यहाँ पर वर्टिकल दोनों में देता है, क्या करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में देता है, जबकि ये वी लुकअप क्या करता है केवल वर्टिकल में ये प्रोवाइड करता है। वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये किसी वैल्यू के लिए वर्टिकल खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, इस पे संबंधित है, वर्टिकल वाले से संबंधित। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि जो यहाँ पर एंट्री को रोका जा सकता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर डेटा वेरिफिकेशन होता है, क्या होता है डेटा सत्यापन लगा देते हैं उस एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में यहाँ पर जो कॉलम है उनकी संख्या ये पूछ रहा है क्या होती है इसमें। तो 2007 वाले में यहाँ पर अधिकतम कॉलम की संख्या जो पंक्तियों की संख्या क्या कह रहा है, पंक्ति, तो ये रो है, क्या ये रो है। कॉलम इस होता है स्तंभ होता है, क्या होता है स्तंभ होता है। तो स्तंभ अभी हमने पढ़ा था 16,384 ये होता है कॉलम। और रो की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है ये 10,48,576 आ जाता है, क्या आ जाता है 10,48,576। इसमें क्या होते हैं पंक्तियां रो होती हैं। एक्सेल फार्मूला में ये जो डॉलर चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका प्रयोग सेलों को यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं बिल्कुल, यह एक वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित या विशिष्ट प्रकार के डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है और यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। इसमें क्या है एक प्रकार का एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है जो करेंसी को यहाँ पर क्या करता है करेंसी में कन्वर्ट। हम बात करते हैं यहाँ पर एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर यहाँ पर क्या करता है, एक फार्मूला है जो ये क्या करता है संचालन करता है, वर्कशीट डेटा पर ये संचालित होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम फार्मूला कहते हैं। क्या फार्मूला एक प्रकार का क्या है इक्वेशन है जो वर्कशीट डेटा पर संचालित होता है। ये हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो मिड लाइब्रेरी 4 2, तो मिड लाइब्रेरी तो 4 पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो चौथा अक्षर है यहाँ पर और 2 हमें लेना है। 4 से क्या 1 2 3 4, तो 4 से हमें क्या लेना है, हमें 2 करेक्टर लेना है। इसमें क्या लेना है लाइब्रेरी से हमें 2 करेक्टर लेना है और ये चौथे लेटर से लेना है। क्या चौथा लेटर हमारा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और ये अगला उसके उसके अगला क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ये आर ए लिख लेंगे। मिड लिखना था, क्या लिखना था मिड, इसमें इक्वल टू मिड था ये। तो एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है, तो इसमें क्या होते हैं गणितीय ऑपरेटर होते हैं, वर्कशीट फंक्शन होता है, सेल रेफरेंस होता है, लेकिन इसमें पिक्चर वगैरह का सुविधा नहीं होती। पिक्चर वगैरह की सुविधा किसमें होता है एमएस पावर पॉइंट में और एमएस वर्ड में हो जाता है। ये हैश टैग वाला एरर की बात करते हैं यहाँ पर, तो टेक्स्ट के स्थान पर नंबर दर्ज यहाँ पर सिलेक्ट कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम यहाँ पर क्या पर्याप्त जो है उसमें उसकी चौड़ाई नहीं है। यहाँ पर कंटेंट मतलब बहुत बड़ा है और सेल जो है वो बहुत छोटा है, ये हो जाता है यहाँ पर। फिर कहता है ये रैंडमली एक से अधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कौन सी की यहाँ पर दबाए रखें। तो किसको दबाए रखते हैं, ये तो कंट्रोल वाला, किसको कंट्रोल वाले को हम क्या कर रख के रखते हैं, कंट्रोल वाले को दबाए रखते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कौन सा फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो ये क्या होता है इसमें, इसको हम काउंट के साथ यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, काउंट स्मॉल ब्रैकेट। एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम्स हाईलाइट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, तो ये कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज कर देते हैं। क्या करते हैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज कर देते हैं। एमएस एक्सेल में यहाँ पर सूत्र क्या है, ये राउंड करना है 5.678, ये कितने प्लेस तक, ये 2 प्लेस तक राउंड करना है, कितने 2 प्लेस तक।
तो यहाँ पर राउंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर 2 प्लेस तक, तो ये 6 7 को रखेंगे, यहाँ पर 8, ये 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 5 6 8 हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा राउंड अप। हम राउंड अप मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनुअली ना करके ये राउंड अप किसमें एमएस एक्सेल में करना था, मैनुअली करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 प्लेस तक राउंड अप करना है, तो यहाँ पर जो 5 से ज़्यादा होता है तो उससे पहला वाला जो यहाँ पर लेटर होता है, यहाँ पर नंबर होता है, वो एक ज़्यादा हो जाता है। अगर 5 है तो उसको 5 ही रखते हैं, यहाँ पर हम बढ़ाते नहीं हैं। अगर 4 होता तो यहाँ पर उसको हम 7 ही रखते हैं। यहाँ पर 5.67 जब होता, जब ये 5.674 को हम 2 प्लेस तक राउंड अप कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर 39, तो 39 की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग करेक्टर को हटा देता है, ये कौन सा है जो हटा देता है, तो ये क्लीन जो ऑप्शन होता है वो इसको हटा देता है। कौन सी फंक्शन की का प्रयोग यहाँ पर जो सिलेक्टेड आइटम का नाम बदलने के लिए यहाँ पर किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, ये कौन सी फंक्शन की, तो F2 का यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट में यहाँ पर जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम फंक्शंस के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, ये साइंटिफिक डेटा का यूज किया जाता है। और एक्सेल सीट की बात करते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स की बात करते हैं, वेब ब्राउजर की किस प्रकार के उदाहरण हैं, तो एक्सेल सीट और वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, ये किसके हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं, किसके साथ शुरू होते हैं, बार चिन्ह के साथ, के किसके साथ, यहाँ पर इक्वल टू चिन्ह के साथ, इक्वलिटी साइन के साथ, ये एक्सेल में सभी फार्मूला इसी के साथ शुरू होते हैं, इक्वलिटी साइन की, इक्वलिटी जो साइन होती है उसके थ्रू शुरू होते हैं। कह रहा है पावर पॉइंट में रिव्यू टैब क्या होता है, रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो रिव्यू टैब में क्या नहीं होता है, यहाँ पर स्पेलिंग और फिर कमेंट्स, ट्रांसलेट, और लेकिन ये थिसरस ये नहीं होता है, क्या होता है, थिसेरस नहीं होता है, यहाँ पर ये सिनोनिम एंटोनिम के लिए यूज होता है थिसेरस। हम बात करते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक क्या है, पावर पॉइंट वाला भी ऑप्शन आया है यहाँ पर सारा। हाइपर लिंक के लिए क्या यूज करते हैं, तो कंट्रोल के का यूज करते हैं, कंट्रोल यस, तो ये क्या होता है, ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, किसके लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के। कंट्रोल ये सिलेक्ट ऑल क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो कई बार फॉर्मेट प्रिंटर को क्रमानुसार उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटेड आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डबल क्लिक। एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट यहाँ पर अलाइनमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होता है और नंबर क्या होता है, राइट अलाइंड होता है। अलाइंड मतलब यहाँ पर प्रदर्शित होना, राइट में नंबर और लेफ्ट में क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन होते हैं एक्सेल में। हम बात करते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के यहाँ पर जो सेल्स में संख्याएं इंटर की जाती हैं, एंट्री होती हैं, तो वह पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफॉल्ट द्वारा यहाँ पर ये कहाँ अलाइन होती हैं, कहाँ अलाइन होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, तो ये कहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, दाईं ओर अलाइन होती हैं। अगर अगर नंबर को यहाँ पर उन एंट्री हो रही है, अगर हम टेक्स्ट की एंट्री करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होती हैं, क्या होती है, लेफ्ट अलाइन होती हैं। एमएस पावर पॉइंट में आपको एक एक में से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे पर प्रयोग करने में सहायता करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर कौन सा होता है, ये फॉर्मेट पेंटर होता है, क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, किस इसमें कितनी होती है, 3 होती हैं वर्कशीट, कितनी, 3 वर्कशीट इसमें होती हैं। एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है, तो इंसर्ट टैब में क्या नहीं होता है, चार्ट, पैराग्राफ, लिंक, सिंबल, तो इसमें पैराग्राफ नहीं होता है, क्या होता है, पैराग्राफ नहीं होता है, लिंक, सिंबल, करेक्टर, ये सब चार्ट, ये सारे होते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक्सेल। अभी हमने ऊपर बता रहा था मैं कि फाइल एक्सटेंशन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आया भी है ये। यहाँ पर एक्सेल वाला फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एक्सएलएस और डॉट डॉc। ये क्या है? ये एमएस वर्ड का है। क्या है? एमएस वर्ड का है। किसका? एमएस वर्ड का। पीएमटी ये किसी का नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता है, हम बात करते हैं पीपीटी आ जाता है। डॉट पीपीटी ये किसका है? ये पावर पॉइंट का है। किसका? डॉट पीपीटी पावर पॉइंट का है। किसका? पावर पॉइंट का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।